हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ में। मैं हूं प्रकाश बिंद्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ। जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आज हम बात करने वाले हैं कृषि सेक्टर पे, ग्रामीण विकास एवं परिवेश में हम बात करेंगे आज कृषि पे। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, ये वीडियो का सीरीज का तीसरा लेक्चर है। तो आज हम बात करने वाले हैं कृषि सेक्टर पे, ठीक है। लेखपाल का जो सीरीज चल रहा है ग्रामीण विकास एवं परिवेश को लेकर हम बात कर रहे हैं। इसके पहले मैं 2 लेक्चर ला चुका हूँ। पहले लेक्चर में मैं बात किया था ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, और राजस्व परिषद, ठीक है। पहले लेक्चर में मैं इस पे बात किया था। दूसरा जो लेक्चर आया था मेरा, उसमें मैं स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायती राज और पंचवर्षीय योजनाओं को सम्मिलित किया था तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संबंधित तथ्यों शब्दावलियों को प्रयोग के साथ प्रश्नोत्तर को कराया था। मैं हर वीडियो के लास्ट में प्रश्नोत्तर को हल कराता हूँ। जितने भी टॉपिक में बताता हूँ उससे जुड़े हुए कितने क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आए हैं और उसके प्रश्नोत्तर को मैं सॉल्व कराता हूँ। तो आज जो दोस्त मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में मेरे पिछले वीडियो को देख लें और आगे के वीडियो को कंटिन्यू करें। तो मैं 11 AM पे, ठीक है, सुबह में मैं 11 बजे ये जो क्लास रहती है रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके लिए मेरे यूट्यूब चैनल CGR स्टडी IQ पे अपलोड कर दी जाती है। तो चलते हैं, आज के वीडियो में बात करूँगा कृषि के बारे में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक में। आज के इस वीडियो में बात करूँगा कृषि महत्व, कृषि से संबंधित परीक्षा उपयोगी तथ्यों के बारे में, उसके साथ और मैं आपको अभी हेडिंग दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखित नोट्स में दिखाऊंगा कि मैंने कैसे आप सभी के लिए लिखित नोट्स तैयार किए हैं, जिससे आप वीडियो को देखने के साथ साथ नोट्स भी तैयार करते रहें। फसलों का वर्गीकरण, ठीक है, फसलों का वर्गीकरण ऋतु के आधार पे जायद, रबी और खरीफ होती है, ठीक है। जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण 1 वर्षीय, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय, भूमि की उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, भूमि की उपयोगिता के आधार पर, ठीक है, हल्की भूमि की फसलें, भारी भूमि की फसलें, मध्यम भूमि की फसलें, ठीक है, अधिक, ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पे, ठीक है, अनाज के फसलें, मोटे अनाज, दलहनी अनाज, चारे की फसलें, रेशे की फसलें, चीनी देने वाले फसलें, ठीक है। ये जो अधिक लिखा गया है ये अधिक नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण है। वनस्पतिक वर्गीकरण घास परिवार, मटर परिवार, आलू परिवार में किसको रखा गया है, कंपोजिट परिवार, चीना पोडेसी, ठीक है, लीजी एसी परिवार, ठीक है, इसके तहत किसको रखा गया है, इस पे बात करेंगे। कृषि का, ठीक है, कृषि महत्व का वर्गीकरण, ठीक है, पीएच मान के आधार पर, ठीक, मृदा के कटाव के आधार पर, ठीक है, खेती के लिए जो विविध प्रणालियां हैं, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। वो सब लिखित नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो खेती की जो विविध प्रणालियां हैं, ठीक है, कृषि, ठीक है, विस्तृत खेती, सघन खेती, नम खेती, शुष्क खेती, ठीक है, एकल खेती, झूमिंग खेती, रोपण, ठीक है, ये सब क्या चीज़ें जो विधियां हैं कृषि से संबंधित, ठीक है, उस पर बात करने वाले हैं हम सभी। भारत की, ठीक है, भारत की फसलें और इनके कृषि, ठीक है, चावल, गेहूं, कहाँ चावल ज़्यादा था कहाँ गेहूं, ठीक है, जौ, मक्का, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल होता है, ठीक है, उसके बाद गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है चावल पे, ठीक, गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश से ज़्यादा, जौ, मक्का, ये सब चीज़ें, ठीक। मूंगफली, चाय, कहवा, कपास, तंबाकू, जूट, गन्ना, दालें, रबड़ आदि के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कृषि क्षेत्र में कुछ क्रांतियाँ, नीली क्रांति, पीली, भूरी, श्वेत, हरित, ऑपरेशन फ्लड, सिल्वर, रजत, ठीक है, जितनी भी क्रांतियाँ हैं उस पर बात करेंगे। कृषि में विशेष प्रकार,
मतलब अर्थात जो अरबी कल्चर किसे कहते हैं, फ्लोरी कल्चर के अंतर्गत क्या आता है, एपी कल्चर, मोरी कल्चर, ओरली कल्चर, पीसी कल्चर, सिल्वी कल्चर, ठीक है, वीटी बुर्मी कल्चर, मोरी कल्चर, पामोलॉजी, ठीक है, ये सब बात करेंगे। हार्टिकल्चर, इस पे भी, ठीक है। हाल ही में, ठीक है, भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार, किसान क्रेडिट, इतने टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। इससे बाहर आपके लिए क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरे पर आप विश्वास करिए। मैं आपको ग्रामीण विकास परिवेश का पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ सिलेबस के साथ विथ क्वेश्चन, ठीक है। उसके साथ मैं अन्य विषय पे भी बात करूँगा, जैसे टाइम टेबल बन जाता है, हिंदी और जीएस का पोर्शन मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। मैथ के लिए मैं दूसरे टीचर को अपॉइंटमेंट करूंगा अपने ही यूट्यूब चैनल पे। तो सो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़िए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जो मैटर यहाँ मिलेगा वो मैटर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ग्रामीण विकास एवं परिवेश, ठीक। ग्रामीण समाज में अधिकतर जो लोग रहने वाले होते हैं वो किससे संबंधित रहते हैं, कृषक समाज से, ठीक है। कृषक समाज प्राथमिक कार्यों में लीन होता है। किस कार्यों में लीन होता है, प्राथमिक कार्यों में लीन होता है। वो प्राथमिक कार्य क्या है, इस पे हम बात करते हैं। वो प्राथमिक कार्य कृषि, पशुपालन, अन्य प्राथमिक कार्य, ठीक है, कुक्कुट पालन, कुटीर उद्योग, ठीक है, ये क्या है, कृषि, ये प्राथमिक कार्यों में से आते हैं जो कि कृषि से संबंधित है, ठीक है। कृषि, कृषि के बारे में कुछ तथ्यों को हम जान लेते हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी का 54.6% कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों में लगा रहा, ठीक है। किस गणना के अनुसार, 2011 की गणना के अनुसार कुल आबादी का 54.6% लोग किस में लगे रहे, कृषि एवं इससे संबद्ध गतिविधियों में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं इस गणना के अनुसार। अब बात करते हैं अगला पॉइंट पे। अगले पॉइंट में ये है, देश की सकल मूल्य संवर्धन में, ठीक है, इस क्षेत्र का 17.4% हिस्सा है, ठीक है। जो संवर्धन, जो विकास, जो जीडीपी में, ठीक है, इसका जो वो है हिस्सा है वो कितना है, 17.4%, ठीक है। और लोग कितने लगे हुए हैं, वो हैं 54, ठीक है, 56 दशमलव कुछ परसेंट लोग, 54%, ठीक। तो बजट, ये जो आंकड़ा है किससे है, बजट 2019-20 का यह आंकड़ा है। बात करते हैं अगले पॉइंट पे। सरकार के द्वारा किसानों के लिए 2007 में, ठीक है, राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी दी गई, ठीक है। किसानों के लिए 2007 में क्या लाया गया, राष्ट्रीय किसान नीति, ठीक है, ठीक है, नेशनल फार्मर पॉलिसी, ठीक है, इसकी क्या बोलते हैं, 2007 में लाया गया, ठीक है। अगले पॉइंट में, संविधान के 7वीं अनुसूची में कृषि को राज्य का विषय लिखा गया है, ठीक है। कृषि को किसके अंतर्गत रखा गया है, राज्य के अंतर्गत कृषि को रखा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना 2004 में हुई। कब हुई राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना, 2004 में। उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। कौन सी योजना चल रही थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ठीक है। और उसमें सिफारिश क्या की गई थी, सिफारिश ये की गई थी कि कृषि को समवर्ती सूची का विषय बनाया जाए, ठीक है, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सके, उसके लिए कानून को ला सके। लेकिन अभी तक इस पे कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ठीक है। 2000, ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत इसके लिए, ठीक है, सिफारिश की गई थी, लेकिन अब भी कृषि किसका विषय है, राज्य का विषय है, ठीक है। प्रमुख निर्णयन, ठीक है, भारत सरकार की प्रमुख योजनाएं, ठीक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, ठीक है, PMKSY जिसे बोलते हैं, परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, राष्ट्रीय कृषक बाजार, किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड, ये तो कॉमन क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता रहता है एग्जाम में। प्रमुख निर्णय, ठीक है, उसमें हम अब बात कर रहे हैं ICAR, ठीक है, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल, ठीक है, रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,
कि जो गठन किया गया 1929 में किया गया। कब किया गया? यह आपके एग्जाम में आ सकता है लेखपाल में, ठीक। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैंने नोट्स को लिखा है, आपको उसी तरीके से लिखना है, बनाना है। इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आने वाला है दोस्तों, मेरे पर विश्वास करिए। मैं आगे सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन भी से रिलेटेड हुए, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। गठन 1929 में हुआ है, ठीक है। आईसीएआर का गठन 1929 में हुआ है, ठीक है। आईसीएआर के वर्तमान में 101 संस्थान, ठीक है, पूरे भारत में है और 71 कृषि विश्वविद्यालय भारत में है, ठीक है। कितने विश्वविद्यालय हैं? 71, और पूरे भारत में 101 भारतीय कृषि अनुसंधान के, ठीक है, संस्थान का स्थापना की गई है, ठीक है। वहाँ पर उतने सेंटर है उसके, ठीक। इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है, उन्नत कृषि, पशुपालन, कृषि क्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन मार्गदर्शन का सर्वोच्च निकाय, ठीक है। किसका निकाय? ये सब काम कौन करता है? आईसीएआर, ठीक है। उन्नत किस्म के कृषि बीजों का, ठीक है, पशुपालन, कृषि क्षेत्र उनसे संबंधित गतिविधियों का प्रबंधन मार्गदर्शन का सर्वोच्च निकाय है, इसके अंतर्गत किया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रीय बागवानी संस्थान। तो केंद्रीय बागवानी संस्थान मेजीफेमा, ठीक है। मेजीफेमा कहाँ? नागालैंड में है। यह क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र एवं विकास परिवेश से संबंधित है, ठीक है। केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पे है? मेजीफेमा, नागालैंड में है। तो यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल 1947 के, ठीक है, कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी 1947 में, उसमें कृषि एवं खाद्य मंत्री किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे आज़ाद के बाद, ठीक है। और स्वतंत्रता के भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे स्वतंत्रता के बाद? ठीक, तो वो थे पंजाब देशमुख। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम कृषि मंत्री कौन था? तो वो थे पंजाब राव देशमुख साहब, ठीक है। अब बात करते हैं कृषि पे, ठीक है। कृषि के वर्गीकरण पे अब हम बात करते हैं। तो कृषि के वर्गीकरण पे हम जब बात करते हैं तो कितने आधार पे करते हैं? ऋतुओं के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, जायद, खरीफ, रबी। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर कृषि का वर्गीकरण, ठीक है, फसलों का वर्गीकरण। भूमि के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। आर्थिक आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जहाँ से, वो है पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, भूमि के आधार पर। तो मैं आईएमपी यहाँ पे पहले से ही लगा दिया हूँ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखने के लिए आ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं कई एग्जामों में। ऋतु के आधार पे बात करते हैं तो ऋतु के आधार पर जायद की फसलें, इस तरह की फसलें मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल में बोई जाती है। इस फसल के लिए, ठीक है, अत्यधिक गर्मी एवं शुष्क हवाएं सहन करने योग्य होती हैं, ठीक है। यह फसलें अत्यधिक गर्मी एवं शुष्क हवाएं सहन करने योग्य होती हैं, ठीक है। जैसे खीरा, तरबूज, ककड़ी जायद की फसलें हैं। खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलों की बात करें तो जुलाई अक्टूबर में बोई जाती हैं और बुआई के समय ज़्यादा तापमान और आर्द्रता की ज़रूरत होती है, ठीक है। बुआई के समय ज़्यादा तापमान और आर्द्रता की ज़रूरत होती है तथा पकने के समय शुष्क वातावरण की ज़रूरत होती है, ठीक है। पकने के समय शुष्क वातावरण की ज़रूरत होती है। अब खरीफ की फसलें क्या हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, तंबाकू, जूट, कपास, गन्ना, ये क्या है? खरीफ की फसलें हैं, ठीक है। रबी की फसल की बात कर लेते हैं। तो रबी की जो फसल है, समय क्या है? अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। तापमान, बुआई के समय कम तापमान और कटाई के समय ज़्यादा तापमान की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और इन फसलों में कौन सा आते हैं? रबी की फसलों में गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मटर आदि, ठीक है, रबी की फसल में आते हैं। तो ये बात हुई ऋतु के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब बात करते हैं दूसरे आधार पर, पौधों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पौधों के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, ठीक है। एक वर्षीय फसल, द्विवर्षीय फसल, त्रिवर्षीय, बहुवर्षीय फसल, ठीक है। यह एक वर्षीय फसल के अंतर्गत यह
अपना जीवन चक्र 1 वर्ष के अंदर पूर्ण कर लेते हैं। ठीक, ऐसे फसल जो 1 वर्ष के अंदर अपना जीवन पर पूर्ण कर लेते हैं वो 1 वर्षीय फसल कहलाते हैं। गेहूँ, चना, जौ, सोयाबीन और सूरजमुखी 1 वर्षीय फसल के अंतर्गत आते हैं। तो यह आईएमपी है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेखपाल में भी आने की इसके 90% 99% चांसेज हैं। ठीक है, द्वितीय वर्षीय फसल। ठीक है, यह यह पहले वर्ष में वृद्धि करते हैं और दूसरे वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं। ठीक है, ऐसे फसल कौन से हैं जो पहले वर्ष वृद्धि करते हैं, द्वितीय वर्ष में बीज उत्पादन करते हैं? वो कौन सी है? चुकंदर। द्विवर्षीय फसलों में कौन आता है? चुकंदर आता है। अब बात करते हैं बहुवर्षीय फसल पर। बहुवर्षीय फसल में आपके, ठीक है, इस वर्ग में पौधे अनेक वर्षों तक जीवित रहते हैं, जैसे कि लूरसन, नेपियर ग्रास और क्या है इसके साथ? गन्ना। ठीक है, इसके साथ और क्या है? और क्या दोस्तों है इसके साथ? इसके साथ और है गन्ना। ठीक है, तो इसके साथ और क्या है? गन्ना है। ठीक, और स्टार में आप बना के लिख सकते हैं, पौधे के जीवन चक्र के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और 3 वर्षीय। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन चक्र के आधार पर, ठीक है, और पौधे कितने प्रकार के होते हैं? तो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, सॉरी 3 वर्षीय नहीं, बहुवर्षीय। अब भूमि की उपयुक्तता के आधार पर, ठीक है, उसके यूटिलिटी के आधार पर फसलें कितनी प्रकार की होती हैं? तो भूमि के आधार पर फसलें 3 प्रकार में बांटी गई हैं। ठीक है, हल्की भूमि की फसलें, मध्यम भूमि की फसलें और भारी भूमि की फसलें। हल्की भूमि की फसलों के अंतर्गत बाजरा, मूंग, ककड़ी, खरबूज और मूंगफली आते हैं। ठीक है, मध्यम भूमि की फसलें में ज़्यादातर सब्जियां इसी वर्ग की आती हैं और यह वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे क्वेश्चन का चुनाव करता हूं जो कि आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीडियो का एग्जाम कौन कराता है? यूपीएसएससी कराती है और यूपीएसएससी आपके लेखपाल के लिए भी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। तो क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए बनने श्योर हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करिए। भारी भूमि की फसलों में कपास और धान आता है। ठीक है, मध्यम भूमि की फसलों में ज़्यादातर सब्जियां इसी वर्ग में आती हैं। अब बात करते हैं आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अनाज, ठीक है, अनाज की फसलें, गेहूं, जौ, धान अनाज की फसलें। मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, काकून। ठीक है, दलहनी फसलें, चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन, अरहर। ठीक है, दलहनी फसलें हैं। चारे की फसल में बरसीम, ज्वार, लोबिया, लूरसन, नेपियर ग्रास। ठीक है, चारे की फसलें हैं, चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे वाली फसलें, कपास, जूट, सनई क्या है? रेशे वाले फसलें होते हैं। चीनी देने वाले फसलें, चीनी के लिए चुकंदर, चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। रूस, अमेरिका ऐसे देशों में, यूरोपीय कंट्री में क्या है? चुकंदर से चीनी बनाई जाती है और गन्ना से चीनी बनती है जो कि भारत में बनाई जाती है। अब बात करते हैं वनस्पतिक वर्गीकरण। वनस्पतिक वर्गीकरण की हम जब बात करते हैं तो वो क्या है? घास परिवार, मटर परिवार और कपास परिवार। ठीक है, तो बात करते हैं घास परिवार। घास परिवार जो ऊपर की तरफ फल देते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो ऊपर की तरफ फल देते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? घास परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे गेहूं, जौ, धान, मक्का आदि घास परिवार के सदस्य हैं। मटर परिवार के सदस्य, मटर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, सोयाबीन, अरहर किसके सदस्य हैं? मटर परिवार के सदस्य हैं। कपास परिवार, कपास, पटसन, गुड़हल और भिंडी कपास परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, लिलिएसी परिवार। ठीक है, लिलिएसी परिवार के तहत प्याज और लहसुन आता है। ठीक है, यह आईएमपी पिछले लेखपाल यूपीएसएससी, ठीक है, कि बैच एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वहाँ पूछा गया था लिलिएसी परिवार के तहत किस फसल को रखा गया है? तो प्याज और लहसुन को रखा गया है। ठीक है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ला रहा हूँ, ऐसे टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ जो कि आपके लिए आया हुआ है। ठीक है, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चीना पोडेसी परिवार, चीना पोडेसी परिवार के अंतर्गत चुकंदर और
बथुआ आता है, ठीक है, ये भी IMP है, एग्जाम में आ सकता है। कंपोजिटी परिवार, ठीक है, सूरजमुखी, गेंदा, ठीक है, वायरसुरी, ठीक है, वायसुरी, ये पाया नहीं है, वायसुरी, ठीक, वायसुरी इसको बोलेंगे वायसुरी, ठीक है, वायसुरी, ठीक है। अब बात करते हैं मृदा के आधार पर। मृदा के आधार पर हम बात करते हैं तो, ठीक है, मृदा के pH मान के आधार पे और दूसरा मृदा के कटाव के आधार पर। तो मृदा के pH मान के आधार पर ऊसर फसलें और अम्लीय फसलें आते हैं। ऊसर फसल के अंतर्गत धान, जौ, बरसीम और मटर आता है, और अम्लीय फसल के अंतर्गत बकदीट, राई और आलू आता है, जो कि अम्लीय फसलें हैं, अम्लीय फसलें, ठीक है। ये चीज़ आप तैयार करिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मृदा के कटाव के आधार पर मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें और मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें। जो मृदा कटाव को रोकने वाली फसलें हैं, ठीक है, वो हैं आपके मूंग, मूंगफली, लौकिया और फलिया, जो है मृदा कटाव को रोकने वाली फसल हैं। और मृदा कटाव को बढ़ाने वाली मक्का, अंडी, ठीक है, यह अरंडी क्या है, मृदा कटाव को बढ़ाने वाली फसलें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं खेती के प्रणाली के बारे में, ठीक है। खेती के प्रणाली के बारे में हम बात करते हैं तो नम खेती, जहाँ पर वर्षा अधिक होती है नम खेती होती है, ठीक है। जैसे चावल, जूट, गन्ना, नम खेती, ठीक है, जहाँ जिस ज़मीन में नमी रहती है वहाँ पे खेती करने योग्य चावल, जूट, गन्ना किए जाते हैं। शुष्क खेती, जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम हो, सिंचाई की सुविधा का अभाव हो, जैसे राजस्थान में, दक्षिण भारत आदि में, ठीक है। एकल खेती की बात करें तो एकल खेती में हम बात करते हैं, ठीक है, जिन क्षेत्रों का वातावरण किसी फसल विशेष के लिए ही उपयुक्त हो, ठीक है, किसी एक फसल विशेष के लिए ही वहाँ का वातावरण हो, पर्यावरण हो, ऐसे क्षेत्र को एकल खेती या मोनो एग्रीकल्चर, ठीक, बोलते हैं। असम, पश्चिम बंगाल में चाय की खेती की जाती है, ठीक, तो यह एकल खेती के उदाहरण है। झूमिंग खेती। अब हम शिफ्टिंग खेती की बात करते हैं तो जब वन प्रदेशों में जंगलों को जलाते हैं और उसे खेती करने योग्य बनाते हैं तो उसे झूम खेती करते हैं। मतलब कि जंगलों को काट कर, ठीक है, उस जगह का कृषि योग्य बनाकर वहाँ पे खेती करना क्या है, झूमिंग खेती कहलाती है, शिफ्टिंग खेती कहलाती है, ठीक है। असम, मेघालय के पहाड़ियों पर इस प्रकार की खेती की जाती है। कहाँ पे खेती की जाती है, असम और मेघालय की पहाड़ियों पे इस प्रकार की खेती की जाती है। बात करते हैं रोपड़ खेती। जिन पौधों को रोप कर खेती की जाती है उन्हें रोपड़ खेती कहते हैं, ठीक है। इसमें बड़े बड़े पौधे लगाकर खेती की जाती है, जैसे रबड़, चाय, कहवा और नारियल, ठीक है। रोपड़ खेती के अंतर्गत रबड़, चाय, कहवा और नारियल आते हैं। रेचिंग खेती। रेचिंग खेती की बात करें हम तो इस प्रकार की कृषि में पहले वनस्पतियों को पशुओं से चराया जाता है और वनस्पतियों को उगाया जाता है। यहाँ सामान्य फसल नहीं हो सकती, ठीक है। यह चारागाह के लिए अनुकूल होती है। जो रेचिंग खेती होती है क्या है, चारागाह के लिए अनुकूल होती है। वहाँ को पशुओं से चराया जाता है, फिर उगाया जाता है, फिर चराया जाता है, ठीक। पर्वतीय और पठारी भागों में इस प्रकार की खेती की जाती है। महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में हम जान लेते हैं। महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में जानते हैं हम। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, वो था गेहूं पे। गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि, ठीक है, काफ़ी वृद्धि हुई थी। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है और श्वेत क्रांति भी दूध उत्पादन से संबंधित है। सिल्वी क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। ब्लैक क्रांति वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित है। बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति दूसरी कृषक नीति 2000 से संबंधित है। जो इंद्रधनुष क्रांति है दूसरी कृषक नीति 2000 से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। अब कृषि कल्चर के बारे में बात करते हैं। कृषि कल्चर के बारे में बात करते हैं। आरवरी कल्ची, ठीक है, आरवरी कल्ची विशेष वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि एवं प्रबंधन से संबंधित है।
ठीक है। फ्लोरोकल्चर व्यापारिक फूलों की खेती से संबंधित है। एपीकल्चर शहद उत्पादन एवं मधुमक्खी पालन से, ठीक है, संबंधित है। मेरीकल्चर जो है वो है आपसे समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि से संबंधित है। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम के कीट उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। पोडोलॉजी, ठीक है, फलों के अध्ययन से संबंधित है। पोडोलॉजी नहीं, पोडोलॉजी तो आपके क्या बोलते हैं, मृदा सॉइल से संबंधित है पोडोलॉजी, सॉरी, ठीक। यह है पोमोलॉजी, ये है क्या है आपका पोमोलॉजी, फलों के अध्ययन से संबंधित है। एक्वाकल्चर व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। एक्वाकल्चर किससे संबंधित है? व्यापारिक मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। जबकि आपका मेरीकल्चर जो है वो किससे संबंधित है? समुद्री जीव के उत्पादन से, जितने भी समुद्री जीव है उससे उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर पे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? 1929 को की गई थी, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है? तो वह राज्य अनुसूची का विषय है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं केंद्रीय बागवानी संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी नागालैंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नागालैंड में स्थित है। रबी की फसल के लिए महीने के उपयुक्त जोड़ा कौन सा है? रबी की फसल के लिए महीनों का उपयुक्त जोड़ा अक्टूबर से अप्रैल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्याज एवं लहसुन निम्न में से किस वनस्पति के परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो वो किसे करते हैं? लिलिएसी परिवार का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपोजिट परिवार दूसरा है, घास परिवार, चीनापोडी परिवार, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि मैं आपको लेक्चर में बता दिया हूँ और आप नोट्स बना लिए होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। लिलिएसी परिवार से प्याज और लहसुन संबंधित हैं। झूम खेती, बात करते हैं झूम खेती। सर्वप्रमुख भारत में किस राज्य में की जाती है? तो उत्तर प्रदेश, एमपी, हरियाणा और मेघालय। तो ऑप्शन क्या सही होगा? मेघालय, क्योंकि झूम कृषि पर्वत और पठारी क्षेत्रों में वनों को काट कर किया जाता है। वनों की अधिकता और पर्वत पठारी क्षेत्रों की अधिकता मेघालय में है। उत्तर प्रदेश में समतल मैदान है, एमपी में भी समतल मैदान है लेकिन जंगल है, हरियाणा में भी समतल मैदान है, मेघालय में पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ पे झूम खेती की जाती है। मृदा का पीएच मान के आधार पर फसलों को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो फसलों को 2 प्रकार के भागों में बांटा गया है, ठीक। अम्लता के आधार पे और क्षारीयता के आधार पे, ठीक है। आगे बात करते हैं सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी से है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। दूध उत्पादन से संबंधित श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड है। अंडा और मुर्गी उत्पादन से संबंधित रजत क्रांति है। कपास उत्पादन से संबंधित आप देख लीजिएगा। वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित क्रिया किससे संबंधित किया जाता है? ठीक है, वनों के संरक्षण से सिल्वीकल्चर से, ठीक है, वनों के संरक्षण और, ठीक है, तो किससे किया जाता है? वो किया जाता है सिल्वीकल्चर से, ठीक है। 10वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका सस्य गहनता। ओके, बाय।